नमस्ते मित्रों, मैं अर्पित श्रीवास्तव आप सभी का कानून सीखो चैनल में स्वागत करता हूं। आईपीसी के इस लेक्चर में हम लोग सिडिशन की बात करेंगे। सिडिशन राजद्रोह सेक्शन 124A। ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक व्यू से और हमेशा ही चर्चों में रहा है। तो आज हम इसके लीगल व्यू को देखेंगे कि क्या कहता है। तो सिडिशन सेक्शन 124A चैप्टर 6 में दिया हुआ है। चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट की बात करता है, जो सेक्शन 121 से 130 तक है। सिडिशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में से राजद्रोह कहते हैं। राज्य के खिलाफ कोई भी द्रोह पैदा करना, कोई भी विद्रोह पैदा करना सिडिशन कहलाता है। द कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपुल टू रिवील अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट। मतलब कोई भी कंडक्ट, कोई भी स्पीच आपका जो पीपुल को इंसाइट करता है रिवील करने के लिए, विद्रोह पैदा करने के लिए किसी भी स्टेट ऑथराइज्ड स्टेट के खिलाफ, तो वो आपका सिडिशन के अंतर्गत आता है। अब इसके थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं हम लोग। तो सिडिशन ब्रिटिश लॉ में 17th सेंचुरी को ऐड हुआ था और भारत में ये ओरिजिनल आईपीसी में एडेड नहीं था। 1860 में जो बन के ड्राफ्ट तैयार हुआ था आईपीसी का, उसमें ये ऐड नहीं था। लेकिन जब बहावी रिवोल्ट हुआ तो इसको 1870 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और पहला फेमस केस बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ 1897 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद कई क्रांतिकारियों के विरुद्ध सिडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन पहला फेमस केस जो था वो बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ था 1897 में। 1897 ईस्वी में भारत में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग के खिलाफ जो अंग्रेज़ थे वो बहुत अच्छा अपना कारोबार नहीं संभाल रहे थे, जिसके क्रिटिसाइज बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी पत्रिका में प्रारंभ कर दिया था और इसी के कारण इन पर देशद्रोह की सिडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। दूसरी बार इनमें स्वराज्य की मांग को उठाए थे अपने केसरी पत्रिका में और इस वजह से उनको 1908 से 1914 ईस्वी तक इनको रंगून भेज दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक पर 2 बार सिडिशन के चार्जेस लगे हुए। तो अब हम देख लेते हैं कि सिडिशन अंडर आईपीसी क्या कहता है। हूएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट or attempt to excite disaffections toward the government established by law shall be punished with imprisonment for fine life, to which fine may be added, or with imprisonment which may be extended to 3 years, to which fine may be added, or with fine। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की बात कही गई है, विथ फाइन कही गई है। और दूसरा है कि इसमें 3 साल का इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड किया जा सकता है विथ फाइन, या फिर सिर्फ फाइन की बातें कही गई है। तीसरी बात ये है कि ये 3 साल के ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, इसलिए नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब पूरे सिडिशन को यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स निकल के आते हैं। तो 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं कि पहला इंग्रेडिएंट्स कहता है ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शंस टुवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आप यदि कोई घृणा का भावना, कोई निंदनीय बात करते हैं या दुष्प्रेरण की भावना से करने का साहस करते हैं, साथ ही साथ एक्साइट करते हैं या अटेम्प्ट टू एक्साइट करते हैं डिसअफेक्शंस को, यदि मन में कोई पब्लिक के अंदर असंतोष पैदा करते हैं तो वो इस सिडिशन के अंतर्गत आएगा। अब ये एक्ट कैसे किए करेंगे आप? तो इसमें कह रहा है सच एक्ट ऑफ अटेम्प्ट मे बी डन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। तो पहला कैसे होगा? बाय वर्ड्स होगा, या तो स्पोकन होगा या तो रिटन होगा। मतलब आप या तो स्पीच के द्वारा किसी को ये भावनाएं व्यक्त करेंगे अपने, या फिर रिटन के द्वारा होगा, मतलब पब्लिकेशन के द्वारा आप कर सकते हैं। जैसे आप पत्रिका में निकलवा करके, पेपर में निकलवा करके या कोई मैगज़ीन में निकलवा करके कर सकते हैं। या पब्लिकेशन के विषय में एक बात और कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिकेशन का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को एक लेटर लिखते हैं और वो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ द पीपुल को इंडिकेट करता हो, से बिलोंग करता हो।
तो उसके द्वारा, या दूसरे में कहा गया है बाई साइन। बाई साइन का मतलब या किसी गेस्चर के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। तीसरा है बाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी आप काम कर सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में इंग्रेविंग आ सकता है, या कोई स्कल्पचरिंग आ सकता है, पेंटिंग आ सकता है, एनीथिंग्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आ सकते हैं। अब बात आती है कि सिडिशन में यदि आप कोई ऐसे भाषण नहीं दे सकते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, डिसअफेक्शंस नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये राइट टू स्पीच का वायलेशन है? और मैक्सिमम टाइम इसी बात पर चर्चा होती है कि सिडिशन राइट टू स्पीच का वायलेशन करता है। ये फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं इसका वायलेशन करता है, इसलिए इस सेक्शन को आईपीसी में से हटा दिया जाना चाहिए। तब इसको कई बार चैलेंज भी किया गया है, और भारत का स्वतंत्रता जब हो चुका था 1947 के बाद, तो पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा भी हुई थी कि अब इस सिडिशन सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस पर मौन धारण कर लिया था और इस सेक्शन को नहीं हटाया था। तो इस पर कई बार इस पर सवाल उठे हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है? ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी भारतीयों को, सभी सिटीजन को फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन करने का। और जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं इन लोगों को, जो फेमस हो चुके हैं सिडिशन के आरोप लगने के बाद। तो ये सिडिशन कई बार कोर्ट में चैलेंज भी हुए हैं, और 1951 में जब पंजाब हाई कोर्ट में ये चैलेंज हुआ तो पंजाब हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है ये सेक्शन 124(a) अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा ही कहा था। बट ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जब भी सिडिशन से रिलेटेड कोई भी बात मेंस में आती है तो ये केस ज़रूर से ज़रूर मेंशन करना होगा, तो ये केस आप लोग ध्यान रखेंगे। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2 बातें कही थी। पहली बात तो ये कहा था कि सेक्शन 124(a) इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बातें ये कही थी कि ए सिटीजन हैज़ राइट टू से और राइट whatever he likes about the government or its measure by the way of criticism or comments, so long as he does not incite people to violence against the government established by law or with intention to creating public disorder। मतलब सिटीज़न को ये तो अधिकार है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की काम करे, ठीक है। वो स्पीच में गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसके खिलाफ गवर्नमेंट के कोई योजना है, कोई भी बातें हैं तो उसके खिलाफ कमेंट्स कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। बट उनको ये अधिकार नहीं होता है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ पीपल्स को भड़काएं या फिर पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करने के इंटेंशन आप रखते हुए कोई कार्य करें। तो आप यदि ये कार्य पब्लिक डिसऑर्डर को करने की वजह से कर रहे हैं या फिर वायलेंस को क्रिएट करने की वजह से कर रहे हैं तो आपके ऊपर सिडिशन के चार्जेस लगेंगे। आपको केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का फैक्ट्स बता देता हूँ। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक फैक्ट्स ये था कि केदारनाथ सिंह जो थे वो बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी से थे, और जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो उस समय कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी, और उन्होंने कुछ ऐसा ही अपशब्द कांग्रेस के खिलाफ बोला था और CID ऑफिसर्स के विषय में बोले थे एक बहुत बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए। उसके बाद ही इनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे इनके ऊपर, और साथ ही इनके साथ और करीब 80 लोग और थे जिनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे। बाद में केदारनाथ सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण केस फिर आता है, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 की केसेस है। इसमें सेक्रेटरी थे गुरुद्वारा के, और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी उसके बाद। तो वो जनसभा को संबोधित किए थे, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे जो ब्लैक टर्बन्स पहने हुए थे और ब्लैक पजामा कुर्ता वगैरह पहने हुए थे, और उसमें 3 लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था।
और इस नारे के बाद उन पर सिडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉजिंग राइजिंग ए स्लोगन वंस और ट्वाइस बाय टू इंडिविजुअल alone cannot be said to aimed at exciting or attempt to excite hatred or disaffections toward the government as established by law in India। मतलब कोई दो या तीन इंडिविजुअल्स 2 या 3 बार कोई स्लोगन को राइज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एस्टेब्लिश्ड लॉ के द्वारा जो गवर्नमेंट स्थापित की गई है उसके खिलाफ डिसअफेक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं या कोई पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्लोगन राइजिंग जो है उसके बाद यदि कोई हिंसक घटनाएं नहीं घटती है तो वो सिडिशन के अंतर्गत नहीं आता है। अब जब आप सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें 3 एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन 1, 2 और 3। पहले एक्सप्लेनेशन में कहा गया है द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शंस इंक्लूड डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ इनमिटी। मतलब डिसअफेक्शंस को क्या है वो बतलाया गया कि डिसअफेक्शन इंक्लूड करता है डिसलॉयल्टी एंड द फीलिंग ऑफ इम्यूनिटी के फीलिंग्स को इंक्लूड करता है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोवेशन ऑफ द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffections does not constitute an offence under this section। तो इस सेक्शन के द्वारा कौन सा आपका एक्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, वो है पहला कि कमेंट्स आप कर रहे हैं किसके खिलाफ, जो लॉ कोई लॉ गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, या कोई सी लॉ में अल्ट्रेशन कर रही है और आप उससे सहमत नहीं हैं, असहमति व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ यदि कोई कमेंट्स कर रहे हैं, कोई एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को विदाउट एक्साइटिंग, यदि आप किसी भावना को बिना भड़काए, बिना किसी डिसअफेक्शंस के यदि आप अपने कमेंट्स को व्यक्त कर रहे हैं या कोई स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इस सेक्शन के अंडर नहीं आता है। जैसे आपको बता दूं कि CAA के विरोध में शाहीन बाग में कुछ धरना प्रदर्शनों ने, बहुत सारे धरना प्रदर्शनों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शित किया था, तो वहाँ पर यदि कोई ऐसी भावनाएं भड़काई नहीं जाए तो वैसी स्थिति में वो सेडिशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि वहाँ पर कोई ऐसे नेता या जननेता या कोई स्टूडेंट ऐसे आकर के लोगों को भड़काना, उकसाना प्रारंभ कर दें तो वो फिर सेडिशन के अंतर्गत आ जाएगा। थर्ड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोवेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट hatred, contempt or disaffection does not constitute an offence under this section। सरकार का कोई भी ऐसा कदम एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा लिया गया है जिसके एक्शन से असहमति है, तो उसके खिलाफ यदि आप कमेंट्स कर रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं बिना किसी एक्साइटिंग, अटेम्प्टिंग टू एक्साइट, हेटेड, कॉन्टेम्प्ट और डिसअफेक्शंस, तो वो सेडिशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये 3 एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया कि क्या कौन सी एक्ट आपका सेडिशन के अंतर्गत आएगा, कौन सा नहीं आएगा। अब बात आती है कि ब्रिटिश इरा में जो सेडिशन लॉ लाया गया था उसको रखने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ एक्टिविस्टों का मानना है कि ये माइनॉरिटी और जो कुछ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उसके सरप्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, आप 2012 और 13 में भी दे सकते हैं कि सेडिशन लॉ के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ द पीपुल्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर के लिए तमिलनाडु में, उनको सेडिशन के अंदर चार्ज कर दिया गया था और उनमें चार्जेस लगाए गए थे सेडिशंस के। दूसरा ये भी देख सकते हैं यूज्ड ऑफ द टूल ऑफ द हरास डिसेंटर्स को के रूप में किया गया है इनका। तो पिछले 2 साल में जो झारखंड में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें करीब 10,000 ट्राइबल्स फार्मर्स थे जो उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, उन पर ये सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे। उसके बाद CAA प्रोटेस्ट जो आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा ही होगा, उत्तर प्रदेश में हंड्रेड्स लोगों से ज़्यादा पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। ठीक है, अब बात आती है कि चार्जेस तो लग जाते हैं,
उसके बाद कोर्ट में यदि ट्रायल प्रारंभ होता है तो ये नॉन बेलेबल है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। नॉन बेलेबल होने के कारण ट्रायल इतनी आसानी से तो होता नहीं है, और उसके ट्रायल लंबे समय तक जाने के कारण वो जो ट्रायल होता है वही पनिशमेंट के स्वरूप बन जाता है। मतलब लंबा 4 साल 5 साल 6 साल तक ट्रायल जाएगा तो एक पनिशमेंट के रूप में हो जाता है। तो ये ट्रायल एज होता है वो पनिशमेंट बन जाता है। तो इसे कई बार कहा गया है कि हटा देने की ज़रूरत है। अब सिटीजन में क्या है, लो कन्विक्शन रेट है। आप जब 2015 से 18 तक में एनआरसीबी के डाटाज को उठा करके देख लेंगे तो 16 से 18 के बीच में 332 पीपल्स को सिटीजन के अंतर्गत चार्ज किए गए, लेकिन 7 ही सिर्फ कन्विक्टेड हुए थे। लेकिन लॉयर्स का मानना क्या है कि एक बार जब सिटीजन के चार्जेस के आधार पर आप अंदर चले गए तो वो एंटी नेशनल का धब्बा लग जाता है, और इसके वजह से उनको एंटी नेशनल कहा जाने लगता है। रिलेवेंसी ऑफ सिटीजन्स लॉ को अब देख लेते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सटेंड टू विच द स्टेट कैन रेगुलेट द इंडिविजुअल कंडक्ट। किसी भी इंडिविजुअल कंडक्ट को स्टेट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार पर रेगुलेट कर सकता है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल 19(2). तो आर्टिकल 92 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। तीसरा क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट, फ्रीडम रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक डिसऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी, और इन रिलेशन टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड एक्साइटमेंट ऑफ द ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये इतने चीज़ जो रिलेवेंसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्या कहता है, अंत में क्या कहता है, सिटीजन लॉ हेल्प्स करता है गवर्नमेंट्स को किसी भी एंटी नेशनल प्रोपेगेंडास को जो यदि भारत देश में चल रहे हैं उसको दबाने के काम में आ सकता है ये लॉ। दूसरा अब देख लेते हैं सिटीजन फाउंड इन अदर्स लॉ, तो सीआरपीसी के सेक्शन 95 में। दूसरा है सीडीसीएस मीटिंग एक्ट्स 1911 में। तीसरा है द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 203 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सिटीजन, उसके मीनिंग्स को, एसेंशियलिटीज़ को, राइट टू स्पीच से किस प्रकार से दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में एक थीन लाइन बनती है, उस थीन लाइन को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, किसके द्वारा मतलब कोई कोर्ट में केसेस जाते हैं तो किसके बिना पर वो आधारित किए जाते हैं, तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के आधार पर किए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण केस है, और इसी के जो इंग्रेडिएंट्स सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था, इसी के आधार पर अदर केसेस को डिसीजन भी होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण केसेस हम लोगों ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के विषय में भी देख लिया। तो इस तरीके से पूरे सिटीजन्स को हम लोगों ने देखा, और अब सिटीजन से जो भी मुद्दे बाहर निकल के सामने आए हैं, जैसे सरजिल इमाम की बात हो, कन्हैया कुमार की बात हुई, उमर खालिद की बात हुई, तो ये सब फेमस चेहरे बन करके पॉलिटिक्स में आए हैं जो सिटीजन्स के चार्ज किए गए थे। अब आप इस बिना पर उन लोगों के संदर्भ में आप अपने मंतव्य व्यक्त कर सकते हैं कि वो सिटीजन के अंतर्गत चार्ज होंगे या नहीं होंगे, या चार्ज कैसे किए जा सकते हैं। तो इसको ये पूरा सेक्शन कैसा लगा होगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।